हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डॉट में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे संगम युग, दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चेर और पांड्य के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल को कवर किया है, जिसमें हमने कुषाण के बारे में, शक के बारे में तथा कन्नड़ वंश के बारे में पढ़ा है। जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाने लायक है वनडे एग्जामों में, मैंने उसमें उसको लिखा था और उसे अच्छे तरीके से आपको समझाया। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कहा था कि जो है मौर्योत्तर काल में ही संगम युग को हम कवर कर लेंगे, लेकिन वो 18-19 मिनट का वीडियो हो गया, तो ये भी 10-15 मिनट का वीडियो हो जाता तो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसे दूसरे पार्ट में रखा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये दक्षिण भारत का इतिहास है और बहुत ही महान शासक इसमें हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेंगे फ्रेंड। वन लाइनर क्वेश्चन जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम चित्र के द्वारा समझेंगे, जिस प्रकार से हम हरदम मैप के द्वारा समझते हैं। तो जो चीज़ें मैप के द्वारा समझने लायक होंगी उसके बारे में हम समझेंगे, और जितनी हो सके हमारे द्वारा आपको हेल्प पहुंचाई जाएगी कि आपको पढ़ने और समझने में आसानी प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले। तो आइए संगम युग के बारे में जानते हैं कि संगम युग क्या था। तो संगम युग का उदय जो होता है वो दक्षिण में होता है, और संगम युग मतलब होता है ये कि महापाषाण संगम युग ही चला था। महापाषाण काल संगम युग जो दक्षिण के जो भाग थे, भारत के जो दक्षिण के भाग थे, वो 1000 ईसा पूर्व से ही उदय में थे, लेकिन ये इतने विख्यात नहीं थे तथा इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है कि इसके बारे में कुछ कहा जा सके। तो संगम युग उसे कहते हैं जिसमें 3 राज्यों के राजाओं को बुलाकर संगम होता था तथा उनके बारे में बातें होती थी। जैसे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में प्रयाग में, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो वहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए उसे संगम कहा जाता है। उसी प्रकार संगम युग उसे कहा जाता है जहाँ पे 3 राज्यों का मिलन होता है तथा उनमें बातें होती हैं। किस प्रकार से उन तीनों के बीच युद्ध होता है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो कपास का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? उरैयूर। उरैयूर जो था वो कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से सबसे ज़्यादा कपास के व्यापार होते थे, तो इसलिए उरैयूर फेमस था। तोलक्कीपीयम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। जो ये साउथ के नाम है फ्रेंड बहुत ही कठिन होते हैं, तो आप ज़रा इसको ट्रिक से याद करिएगा। सबसे जो व्याकरण है और काव्य है वो क्या है? तोलक्कीपीयम। तोलक्कीपीयम। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन किस भाषा में है फ्रेंड? तो तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य। किस संगम युगीन राज्य के, पांड्य राज्य के अधीन जो है तीनों के संगम हम बताए थे। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो वो पांड्य राज्य के। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नड़ी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? ये यहाँ पे भूल जाइएगा, ये एक ही क्वेश्चन है, ये मिस्टेक से हो गया है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नड़ी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेनुगट्टम। सेनुगट्टवन जो है, सेनुगुट्टवन, इसने सर्वप्रथम जो है दक्षिण में पत्नी पूजा का प्रारंभ करवाया था। ये कौन था? तो ये चेर शासक था। चेर राजा आज कहाँ पड़ते हैं? तो कर्नाटक में पड़ते हैं, केरल में। केरल कर्नाटक का वो दोनों का संगम जो है मिलाकर हिस्सा बनता है, उसे ही चेर कहते हैं। तो पहला आता है कर्नाटक, उसके बाद केरल। तो आप मान सकते हैं केरल का मैक्सिमम हिस्सा होता था, कर्नाटक का कुछ ही हिस्सा उसमें सम्मिलित होता था। तो सेनुगुट्टवन जो है वो सर्वप्रथम पत्नी पूजा का प्रारंभ करवाया। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। तो ये जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। तो आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तोलकाप्पियम। सर्वाधिक व्याकरण जो प्रचलित है दक्षिण में, वो कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो वह है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है सबसे प्रसिद्ध व्याकरण है। ठीक है, ये देखिए दक्षिण के कुछ भाग हैं जिनको आप चित्रों द्वारा याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि चोल शासन का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो बाघ या चीता था। चेर, ये देखिए चेर है, चेर का ये हिस्सा माना जाता था कि ये हिस्सा है। तो देखिए इसमें कर्नाटक और केरल दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। आपको हम अभी बड़े मैप के द्वारा भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? झंडे पर किसका चिन्ह होता था? तो उसका चिन्ह होता था किसका? बाघ का या तेंदुए का। इसे तेंदुआ चीता भी कहते हैं, तो इसका चिन्ह होता था।
चेर का क्या होता था? धनुष होता था। चेर का कौन सा चिन्ह होता था? धनुष होता था। और पांडे का क्या होता था? मछली होती थी। पांडे का प्रतीक चिन्ह क्या होती थी? मछली। तो इसके बारे में कुछ राजाओं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके जो है चित्र के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार युद्ध हुआ, इसके प्रमुख राजवंश कौन थे, और जो भी ऊपर क्वेश्चन 10-15 बताए गए उसको ध्यान देगा। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो वो था चेर। चेर जो है कर्नाटक केरल में पड़ता है। तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा को सम्मिलित नहीं किया है, उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। और इसके बारे में जितना भी मुझे जानकारी है, जानकारी में कमी नहीं है, आपको वो बता दी जाएंगी और आपको अच्छे तरीके से मैप के द्वारा समझाया जाएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है? स्कंद कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय भगवान जो शंकर भगवान के पुत्र माने जाते हैं। दक्षिण में प्राचीन में उन्हें क्या कहा जाता था? मुरुगन स्वामी। मुरुगन स्वामी के नाम से वैदिक देवता को माना जाता था तथा उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है फ्रेंड। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मत्रन किसके लिए प्रमुख थे? राजा के लिए। ये मत्रन जो है किसके लिए प्रमुख थे? राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जो है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो है करिकाल के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है तथा उसके चेर चोल पांड्य में जितने राजा हुए थे उनके सभी के बारे में इसमें उद्धृत किया गया है, बताया गया है। तो ये जो है तमिल का काव्य का इलियड कहा जाता है। इसीलिए कौन? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के बारे में जो है करिकाल के बारे में बताया गया है। और करिकाल कौन है इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था फ्रेंड? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटवन। सेनगुटवन जो है चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। आप ध्यान दीजिएगा, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल था। और चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था सेनगुटवन था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र था उदयपुर। उदयपुर जो है सूती वस्त्र प्रमुख था। ठीक है फ्रेंड, ये इतने ही क्वेश्चन जो थे इम्पोर्टेंट थे। और देख लीजिए एक बार कि ये कहाँ पे चोल पड़ता है, क्योंकि अब हम आपको समझाएंगे मैप के द्वारा। दक्षिण के आज के आंध्र प्रदेश में चोल पड़ता है, तमिलनाडु में पांडे पड़ता था और केरल में चेर पड़ता था। ठीक है फ्रेंड, तो आइए चोल के बारे में समझते हैं, चेर के बारे में समझते हैं और पांडे के बारे में। चोल कौन थे? चोल के सबसे महान शासक जो हुए वो करिकाल हुए। चोल के सबसे महान शासक कौन हुए? करिकाल। पांड्य के महान शासक कौन हुए? तो वो बता, नेंडुजेलियन। पांड्य का महान शासक कौन हुआ? नेंडुजेलियन। इसको यानी से नेंडुजेलियन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें करिकाल है और सनुकाटुकाटम जो कि नीचे दिया गया उसको अभी हम बताते हैं। उसका नाम इतना कठिन है फ्रेंड कि उसे बोलने में भी कठिनाई होती है, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। जो चेर का सबसे महान शासक हुआ उसका नाम था, नीचे दिया गया, ऊपर में मैंने बताया है कि चेर का सबसे महान शासक कौन हुआ, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। उसने पत्नी पूजा का प्रारंभ सर्वप्रथम करवाया था, ये उसकी सबसे महानता है और इसे बार बार भी इतिहास में याद किया जाता है। ठीक है, तो चेर का सबसे महान शासक कौन था? सेनुगुटवन। एक ये महानतम इसलिए बता रहे हैं ना कि इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछता है। एक सेनुगुटवन के बारे में, और दूसरा पूछता है करिकाल के बारे में। करिकाल जो है सबसे महान शासक है इनका, इसीलिए इसी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों ये महान है उसके बारे में समझते हैं। चोल का प्रथम शासक जो था वो उरु था। चोल का प्रथम शासक कौन था फ्रेंड? वो उरु था। उसके बाद जो है उसने बहुत ज़्यादा विख्यात नहीं किया। दूसरा आता है एलारा। चोल का दूसरा आता है एलारा। एलारा जो है चोल का दूसरा शासक रहता है जिसने श्रीलंका को विजिट किया होता है। एलारा ने श्रीलंका को विजिट करता है तथा पांड्यों के कुछ राजाओं को हराता है और श्रीलंका को जीतने के बाद यहाँ से 12,000 से बंदियों को बंदी बना कर लाता है। फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देता है, वो वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद करिकाल के पिता को चेर शासकों ने, ये सेनुगुटवन इसलिए बता दें कि ये फेमस है, लेकिन इससे पहले भी कुछ चेर वंश के राजा थे जिन्होंने चोल के शासक को, जो कि करिकाल का पिता रहता है, उसे मार देते हैं तथा करिकाल को बंदी बना लेते हैं। करिकाल को बंदी बना लेते हैं। बंदीपन को छुड़ाने के बाद करिकाल जो है जेल को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है तथा चोल पे वापस आता है और अपना अधिकार स्थापित करता है। चोल इस पे शासन करने के बाद उसने 2 महान युद्ध लड़े। 2 महान युद्ध कौन से लड़े ये बहुत ही कठिन है। पहला का नाम है कनिवन, उसको ही याद रखिए। पहले उसका नाम जो है चोल वंश का,
वो बहुत ही कठिन नाम है, तो वो मत याद करिए। बस ये समझिए कि चोल के जो करिकाल हैं उसने 2 प्रकार के युद्ध लड़े, 2 युद्ध लड़े। पहले युद्ध में उसने करिकाल ने पहले युद्ध में पांड्य और चेर के महान शासकों में से 11 शासकों को पराजित कर देता है। कौन? करिकाल। करिकाल जो है चेर और पांड्य के 11 शासकों को पहले युद्ध में समाप्त कर देता है। इसका उल्लेख जो है जो हम ग्रंथ पढ़ें, पवित्र ग्रंथ, उसमें उद्धृत किया गया है। किसके बारे में? करिकाल के बारे में। करिकाल जो है संगम युग का ही सबसे महान शासक था। तो उसने 11 को जो है पहले युद्ध में समाप्त करता है। दूसरा जो युद्ध वो लड़ता है उसमें उसने इसमें से जो उसके पश्चिम में थे, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र में चले जाइए, तो उधर के राजाओं को 11 छोटे राजाओं को 9 छोटे राजाओं को वह पराजित करता है। इसके बाद जो है वह पुनः आता है और निम्न प्रकार के कार्य करता है। वह सर्वप्रथम एक नगर का स्थापना करता है जो चोल वंश की राजधानी रहती है, उरैयूर। उरैयूर जो है चोल वंश की राजधानी रहती है, जो सूती कपास के लिए उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कावेरी पत्तनम का करिकाल जो है स्थापना करता है। कावेरी पत्तनम, कावेरी आप याद रखिएगा, क से करिकाल, क से कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम का नगर का स्थापना कौन करता है? करिकाल। तथा उरैयूर से स्थानांतरित कर देता है अपनी राजधानी को। चोल की राजधानी फिर कौन हो जाती है? कावेरी पत्तनम। उसके बाद जो है यह श्रीलंका को भी जीतता है। यह 2 युद्ध लड़ता है जिसमें से चेर और पांड्य को हराता है, उसके 11 राजाओं को। उसके बाद जो है अपने पश्चिम में दूसरे जो उसके चोल के पश्चिम साइड में, इस साइड में, वहाँ के राजाओं को हराता है तथा उस पर भी विजित करता है। उसके बाद वह नहीं मानता तथा श्रीलंका के भी ऊपर विजित करता है और उनके राजाओं को हराता है तथा वहाँ से 20,000 सैनिकों को बंदी बनाकर अपने पास लाता है और 12,000 बंदियों के द्वारा कावेरी नदी पर, जो ये कावेरी नदी है इस तरीके से आती है, वो कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर का बांध बनवाता है। 160 किलोमीटर का बांध बनाता है, जो कि बहुत ही फेमस रहता है। इसके पवित्र ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है। करिकाल को कहा जाता है कि यह दक्षिण से हिमालय तक सभी को विजित किया था। विजित का मतलब होता है जीता था। तो इस तरह करिकाल का महान शासक के नाम से जाना जाता है। करिकाल को महान शासक के नाम से जाना जाता है। चोल वंश का प्रतीक क्या था? तो वो बाघ था। बाघ चित्र के रूप में वो झंडे पे प्रयोग करते थे, जिसे चिता भी कहते हैं। चेर का था वो धनुष था। चेर का महान चिन्ह क्या था? चेर का चिन्ह झंडा पे क्या था? वो था धनुष। और पांडे का चिन्ह क्या था फ्रेंड? वो थी मछली। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चोल करिकाल के बाद समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद संगम युग में उतने महान शासक नहीं होते, ना ही उनका कोई लिखित प्रमाण मिला है। ठीक है, तो अब आइए चेर के बारे में समझते हैं। चेर का सबसे महान शासक जो है वो सन गुटवन हुआ था। कौन हुआ था? सन गुटवन। गुटवन जो है इसने भी 9 शासकों को हराया था अपने शासनकाल में तथा चोल और पांड्य को विजित किया था और इस क्षेत्र को भी वह जीता था और बहुत ही चीज़ों का निर्माण करवाया, मंदिरों का बहुत सारा निर्माण करवाया तथा पत्नी पूजा का व्याख्यान भी सनी गुटवन के एक कृति में मिलती है कि इसने पत्नी पूजा की स्थापना करवाई। ऊपर हमने 1 लाइनर क्वेश्चन में भी यह दिखाया है कि किस प्रकार से सनी गुटवन ने पत्नी पूजा के लिए, पत्नी के लिए मंदिर का निर्माण करवाता है तथा उसमें पत्नी पूजने की प्रथा स्थापित करता है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह इनका कार्यक्रम जो है वो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है तथा 200 और 250 के बीच तक ही चलता है, 200 से 250 ईस्वी तक। उसके बाद ये इनमें उतना महान शासक नहीं उत्पन्न होता था, नहीं जन्म लेता जो कि बारे में बताया जाए, इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा विख्यात नहीं है। इसी समय जो है दक्षिण में यहाँ पे जो है वो टालमी नाम के एक यूनानी आते हैं जो बताते हैं क्या, टालमी जो आते हैं वो भारतीय भूगोल के बारे में रचना किए हैं तथा प्लिनी आए और उन्होंने भारतीय प्रकृति के बारे में बताया। तो ये 2 यूनानी इतिहासकार आए, जो उनको कुछ भी कह सकते हैं आप, वो प्राकृतिकार भी कह सकते हैं, इतिहासकार और वैज्ञानिक भी, क्योंकि वह यहीं पे मसूलीपट्टनम में उतरे थे, कावेरी पत्तनम में उतरे और यहीं से उन्होंने टालमी नामक इतिहासकार ने, टालमी ने भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि के भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में बताया तथा प्लिनी ने भारत के जो भी प्राकृतिक हैं, पर्यावरण है, पौधे हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं, पत्तियाँ, उसके बारे में बताया है। एक और अज्ञात लेखक आए थे जिनकी एक बुक प्राप्त हुई है तमिलनाडु में, जिसका नाम था एरिथ्रियन पेरिपल्स एरिथ्रियन, इनके नाम का बुक मिला है जिसमें इन राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार की दिक्कत हुई है तो
फ्रेंड आप बताइएगा कमेंट करके, अगर आपको चीज़ें ना समझ में आई हों तो। ठीक है फ्रेंड, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आपको चीज़ें समझ में आए, और उसी क्वेश्चन को हम वन लाइनर क्वेश्चन में सम्मिलित करते हैं जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लें कि वो खुद ही उससे घबरा जाए कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें। जय हिंद फ्रेंड, धन्यवाद।